गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विंड सिस्टम के बारे में। हमने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सी विंड्स होती हैं और उनकी क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके, उनकी डायरेक्शन, उनकी मूवमेंट का, उनकी डिफ्लेक्शन का क्या कारण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो मेन कॉज है हमारे विंड सिस्टम का। मतलब हवाएं चलती ही किसकी वजह से है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, ठीक है। तो हमें पता है कि एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। हमने प्रेशर बेल्ट जब हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ी तब पढ़ा था कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है। और ये जो स्लोप है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं या फिर बैरोमेट्रिक स्लोप कहते हैं। बैरोमेट्रिक स्लोप क्यों कहते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, ठीक है जी। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पर कि जो इमेजिनरी लाइंस दो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जहाँ पे सिमिलर प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। मतलब सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इन सेम प्रेशर वाले एरियाज को ज्वाइन करेगी, उसको बोलेंगे आइसोबार्स। आइडली जो डायरेक्शन होनी चाहिए एयर मूवमेंट की, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए आइसोबार्स के। लेकिन विंड्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्सेस। होता क्या है, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ पर होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ये बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। अब देखो अगर हम देखें कि हमारी जो विंड्स हैं वो हमारी इस तरह से चलनी चाहिए थी, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर चलनी चाहिए थी यहाँ से। कि अगर हाई से लो जा रही है तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर चलनी चाहिए थी। लेकिन हमारी जो विंड्स है वो परपेंडिकुलर नहीं चलती है। हमने जो प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी थी उसमें देखा था कि किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रेड विंड्स होती हैं जो हमारी इस तरह से चलती है, ठीक है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर चलती है। ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है हमारी? ये डिफ्लेक्ट होती है हमारी कोरियोलिस फोर्सेस, मतलब कि अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ जो है वो हमारी रोटेट कर रही है और रोटेट करने की वजह से जो है यहाँ पर कोरियोलिस फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह से जो है ये विंड्स की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। ओके, ये समझ आया। उसके बाद देखोगे कि विंड डायरेक्शन और उसके रिलेटेड लॉस क्या क्या है। कोरियोलिस फोर्सेज जो है वो जनरेट होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से, और ये एज ए डिफ्लेक्टिव फोर्स काम करती है, ठीक है, और विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। कोरियोलिस फोर्सेज की वजह से ही जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड्स जो है वो राइट के लिए डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर ऐसे था और यहाँ से राइट के लिए डिफ्लेक्ट हो रही थी, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट के लिए डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। इतना ही लिखा है यहाँ पर। आगे देखो, समझ आया। ओके, सो ये लेफ्ट में जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट के लिए डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेरल लॉस बोलेंगे, और फेरल सेल्स भी वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। ओके, कोरियोलिस फोर्सेस जो है वो हमारी इक्वेटर में जो है बिल्कुल, मतलब सपोज अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, इक्वेटर में बिल्कुल जीरो है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्सेस जो है बिल्कुल जीरो है, और जैसे ही ऊपर ऊपर जाते जाएंगे कोरियोलिस फोर्सेस जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, ये यहाँ पर जीरो है और ऊपर पोल्स की तरफ जाते जाते जो है कोरियोलिस फोर्सेस जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये बात कही है यहाँ पर। जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ सरफेस को, वो क्या क्या है? जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, ऑब्वियस सी बात है। 1 सेकेंड, ओके। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम? ओके, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी अर्थ की मोशन, एयर की मोशन को कंट्रोल करते हैं अर्थ की सरफेस पे? वो क्या क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, ऑब्वियस बात है, प्रेशर पे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद अर्थ की रोटेशन पे, ठीक है, कोरियोलिस फोर्सेस की वजह से जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ द विंड की सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, हमने दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है बाहर के लिए जो है बाहर के लिए उनका मोशन जो है बाहर के लिए होना, और सेंट्रीपिटल का होता है कि अंदर के लिए मोशन होना, ठीक है। तो विंड्स का ये भी एक क्या बोलते हैं इसको, ये सारे रीजंस हैं हमारे कि जो हमारे एयर की मोशन को कंट्रोल करते हैं अर्थ की सरफेस पे। समझ आया? अब देखो आगे। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है कि जो विंड्स पैरेलल फ्लो करती हैं हमारे आइसोबार्स के एट द हाइट ऑफ दी 600 मीटर, उसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती है? जो 600 मीटर की हाइट पे आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती हैं जो एयर, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है जी। अब दो होती है हमारी विंड्स, एक प्राइमरी विंड्स होती है और एक सेकेंडरी विंड्स होती है। प्राइमरी विंड्स होती है जो इसको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, या फिर परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, या फिर प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं। इनका मतलब परमानेंट का मतलब ये है कि ये वाली विंड्स जो हैं ये हमारी मतलब थ्रू आउट द एयर, मतलब जैसे हम बोलें कि अगर यहाँ पर ट्रेड विंड्स चल रही हैं इक्वेटर पे, तो ट्रेड विंड्स चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। वेस्टलीज आ गई, ईस्टलीज आ गई, ये सारी इसी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होती है हमारी परमानेंट विंड्स, ठीक है। ये किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। उसके अपोजिट अगर हम सेकेंडरी विंड्स की बात करें तो ये हमारे मॉनसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी सेकेंडरी विंड्स, ठीक है, और ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है। ओके, प्राइमरी विंड्स के बारे में पढ़ा कि प्रिवेलिंग विंड्स है और प्लानिटरी विंड्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द एयर जो है ये चलती रहती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड विंड्स के बारे में। ट्रेड विंड्स जो होती है हमारी, ये हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के लिए जो है ये फ्लो करती है, ठीक है। ओके, ये समझ आया। उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्सेस दे फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वही डायग्राम आपको याद करनी है बार बार कि जब हमने देखा था कि ये हमारा अर्थ है,
ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हमने देखा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ओके, ये हमने देखा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये भी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और हमने देखा था कि यहाँ से विंड जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है और यहाँ से यहाँ पर के ले जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलेज फोर्सेज दे फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट जा रही है नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ये नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट से आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स जो है वो हमारी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक जो है वहीं पर फ्लो करती हैं, ठीक है जी। और वहाँ पर हेडलेस सेल बनते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था प्रेशर बेल्ट के अंदर, ठीक है। वो वीडियो देख लेना प्रेशर बेल्ट की। तो पहले प्रेशर बेल्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको विंड्स समझ आएगी कि विंड्स कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे चल रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं वेस्टलीज के बारे में। अब वेस्टलीज क्या है, ये भी हमारी एक परमानेंट विंड्स है जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के लिए फ्लो करती है, ठीक है। इन द बोथ द हेमिस्फीयर कॉल्ड द वेस्टलीज। इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टलीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो वही बात आ गई, फिर से आपको वही बनाना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से जो है विंड्स हमारी इक्वेटर के लिए आ रही थी और उसी तरह से हमारी यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर के लिए भी जाएंगे ना, तो इनको जो है क्या बोला गया है, वेस्टलीज बोला गया है। क्या बोला गया है, वेस्टलीज बोला गया है, जो यहाँ से जा रही है इक्वेटर से जा रही हैं सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जा रही है ये सब पोलर लो प्रेशर के लिए, ठीक है जी। समझ आया इतना। Okay, the general direction of the westerlies is southwest to the northeast in the northern hemisphere and northwest to the southeast in the southern hemisphere। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जनरली जो इनकी डायरेक्शन होती है वेस्टलीज की वो नदर हेमिस्फीयर में होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है, ठीक है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के लिए जाती है, इस तरह से जाती है, ठीक है जी। ओके, because of the dominance of the land masses in the northern hemisphere, the westerlies become more complex and complicated. They become less effective during the summer season, more vigorous during the winter season। एक बात और याद रखनी कि जो ये हमारी वेस्टलीज होती हैं ये हमारी विंटर सीजन में ज़्यादा विगरस होती है दैन द समर सीजन। और एक और बात याद रखनी है कि नदर हेमिस्फीयर में क्या है, ड्यू टू वहाँ पे बहुत सारे लैंड मासेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल एरिया है हमारा, इसकी वजह से जो है हमारी ज़्यादा जो है रिगरस होती हैं हमारी जो हमारी वेस्टलीज हैं वो ज़्यादा विगरस होती हैं हमारी कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। ओके, ओके, द वेस्टलीज बिकम मोर रिगरस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा रिगरस हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैंड डोमिनेंस ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है। तो सरफेस जो साउथर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ वाटर सरफेस है, मतलब पानी हमें ज़्यादा देखने मिलता है, ओशन ज़्यादा देखने मिलता है, इसलिए जो है वेस्टलीज ज़्यादा रिगरस होती है हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ओके, और नॉर्दर्न में क्या होता है कि जो हमारे लैंड एरिया है वो कहीं ना कहीं विंड्स को जो है वो रोक देता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है ज़्यादा रिगरस नहीं होती, ठीक है। ओके, तो इसका जो है अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं हमारे वेस्टलीज को, क्या क्या नाम दिए हुए हैं इनकी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है साउथवर्ड एंड दे बिकम स्टॉर्मी एज दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ रोरिंग 40s। हम इनको बोल जाते हैं जब 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री पे ये पहुंचते हैं तब इनको रोरिंग 40s बोला जाता है। जब हम ये पहुंचते हैं 50 डिग्री पे वहाँ पे इनको फ्यूरियस 50s बोला जाता है। और जब ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं तो इनको स्क्रीमिंग 60s बोला जाता है, ठीक है। याद है ना, रोरिंग 40s बोला जाता है, फ्यूरियस 50s बोला जाता है और स्क्रीमिंग 60s बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद है ना। अब बात करते हैं पोलर विंड्स के बारे में। अब पहुंच गए हम पोल्स पे, ठीक है। हमने कहाँ से शुरुआत की, हमने शुरुआत करी इक्वेटोरियल लो प्रेशर से, फिर हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे पहुंच गए, उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर पे पहुंच गए, अब पहुंच गए हम पोल्स पे, ठीक है। अब पहुंचे यहाँ पर पोल्स की बात करेंगे। जब पोल्स की बात करेंगे तो पोलर विंड्स जो है ये हमारी पोल पे, ऑब्वियसली बात है पोल पे होता है हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर देखो जब आपको याद नहीं आएगा, आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा। तो ये हमारी हाई प्रेशर पोलर जो है हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के लिए मूव करती हैं। दे आर नॉर्थ ईस्टली नदर हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टली है नदर हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्टली है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्टली है, ठीक है जी, याद रखना है इसको। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी विंड्स के बारे में। सेकेंडरी विंड्स जो हैं ये हमारी पीरियोडिक विंड्स होती हैं और किसी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, ये वो विंड्स होती हैं दैट आर नॉट परमानेंट नहीं है जैसे कि प्राइमरी विंड्स है। सेकेंडरी विंड्स जो हैं ये इंक्लूड्स द सीजनल पीरियोडिक विंड्स, इसके अंदर सीजनल पीरियोडिक विंड्स आती हैं, ठीक है। सीजनल विंड्स आर द विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन कंप्लीटली एवरी 6 महीने के बाद जो है जिनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है वो सीजनल विंड्स होती हैं, ठीक है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पर मॉनसून विंड्स आती है वो हमारी सीजनल विंड्स होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ लोकल विंड्स हैं और वो कहाँ पर पाई जाती है और वो कौन सी है, हॉट है या
कोल्ड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंड ब्रीज की बात की जाए तो लैंड ब्रीज क्या होती है, जो हमारी लैंड से सी के लिए चलती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। चिनूक जो है इसका नाम स्नो ईटर भी है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, पूछा जाता है कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, कौन सी जगह पे। चिनूक जो है रॉकीज यानी कि यूएसए और कनाडा वाला एरिया में मिलती है। फोहीन जो है वो आल्प्स यूरोप में देखने को मिलती है। जोंडा अर्जेंटीना और चाइल्ड एंडीज में देखने को मिलती है। सेंटियाना कैलिफोर्निया यूएसए में। बर्ग साउथ अफ्रीका में। योमा जो है जापान में, नाम ही जापानीज लग रहा है। सिरोको नॉर्थ अमेरिका में। खमसिन जो है इजिप्ट में। ये हॉट है सारी सारी। हैमर्टन जिसका नाम डॉक्टर भी है, ठीक है, इसको सहारा और गिनिया कोस्ट में साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है, ठीक है, अफ्रीका वाले एरिया में देखने को मिलती है। ब्रिक फिल्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। सेम्यून जो है ईरान में। नोवेस्टर न्यूजीलैंड के अंदर। लेवाचे जो है अल्जीरिया मोरक्को स्पेन में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें काराबोरन की, काराबोरन जो है ये हमें देखने को मिलती है सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लैक रोलर जो है नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। काल बैसाखी हमें पता है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी कोल्ड ब्रीज। कोल्ड ब्रीज में सी ब्रीज होती है जो हमारी सी से चलती है हमारी लैंड के लिए, वो ठंडी हवाएं होती है ना, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ब्लिजर्ड जो है वो साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में देखने को मिलती है। ब्लिजर्ड जो है ब्लिजर्ड जो है सी ब्रीज जो है हमने देख ली। ब्लिजर्ड जो है साइबेरिया, कनाडा, यूएसए में। बोरा जो है वो यूगोस्लाविया में। साउथर्ली बस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में। पुरगा जो है रशियन और टुंड्रा में देखने को मिलती है। मैरिन जो है वो फ्रांस में देखने को मिलती है। केप डॉक्टर की बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका की कोस्ट पे देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका की कोस्ट पे देखने को मिलती है। लेवेंटा जो है ये लेवेंट जो है ये हमारी स्पेन में देखने को मिलता है। ये भी कोल्ड विंड्स है। मिस्ट्रल जो है ये भी कोल्ड विंड्स है। फ्रांस टू मेडिटेरियन वाला एरिया जो है, राइन वैली वाली एरिया के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है ये विंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है, इसका कोई है नहीं है ना अल्टरनेटिव। जो चीज़ें याद करनी है वो करनी ही करनी है, तो ये आप देख लेना कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। कल से पढ़ेंगे साइक्लोन। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ आया होगा।